पिछले सत्रों में हमने जाना कि एफपीओ के सदस्य ही उसकी बुनियाद हैं। किसी भी एफपीओ की सफलता में उसके कामकाज के तौर तरीके अहम भूमिका निभाते हैं। एक बोर्ड के रूप में हम एफपीओ के संचालन की बेहतर कार्यप्रणाली स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए इस सत्र में हम एफपीओ की कार्यप्रणाली के महत्व, बोर्ड की संरचना, बोर्ड के सदस्यों का चुनाव व कार्य, जनरल बॉडी या साधारण सभा की सालाना बैठक और इसके साथ ही एफपीओ की बेहतर संचालन की प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। चैतन्य एफपीओ ने एक एनजीओ की प्रतिनिधि गायत्री को बुलाया है, जो कि उन्हें एफपीओ की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन दे रही है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि मीटिंग रूम में वहां किस तरह की चर्चा हो रही है। चैतन्य एफपीओ के बोर्ड के सदस्यों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी एफपीओ के संचालन के बेहतर तौर तरीकों पर चर्चा करने के मकसद से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सब मिलकर इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी चैतन्य एफपीओ बोर्ड के सदस्य हैं और आपका चुनाव आपकी जनरल बॉडी ने किया है। क्या आप बता सकते हैं कि आपका एफपीओ किस एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ है? जी गायत्री जी, हमारा एफपीओ प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है। बहुत अच्छा श्याम। अब बताइए कि हम अपने बोर्ड में कितने सदस्य रख सकते हैं? गायत्री जी, एफपीओ के बायलॉज यानी उपनियम बनाते वक्त हमने सुना है कि बोर्ड में कम से कम 5 और अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल सही। और क्या कोई गैर सदस्य भी एफपीओ के बोर्ड का हिस्सा हो सकता है? गायत्री जी, प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक बोर्ड में स्वतंत्र या विशेषज्ञ की नियुक्ति की जा सकती है। इनकी संख्या बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के 5वें हिस्से तक हो सकती है। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि एफपीओ को समय समय पर विशेषज्ञों के ज्ञान का लाभ मिल सके। हालांकि बोर्ड के इन विशेषज्ञ सदस्यों को बोर्डिंग का अधिकार नहीं होता है। गायत्री जी, ये बताइए कि कोई कब तक बोर्ड का सदस्य रह सकता है? बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल एफपीओ के उपनियमों के मुताबिक होना चाहिए। यह 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। हालांकि बेहतर कार्य प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से हर साल बोर्ड के 1/3 सदस्यों को रिटायर्ड होना पड़ता है और इन पदों के लिए चुनाव करना पड़ता है। अब बताइए, क्या आपने अपने एफपीओ के बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कोई मानदंड तय किए हैं? गायत्री जी, बिल्कुल। हमारे एफपीओ के बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है, जैसे कि बोर्ड के सदस्य की उम्र 25 से 65 साल के बीच होना चाहिए। जहां तक शिक्षा दीक्षा का सवाल है, तो बोर्ड के सदस्य को कम से कम पढ़ना लिखना और हिसाब किताब लगाना आना चाहिए। बोर्ड के सदस्य को जरूरी जिम्मेदारियां और दायित्व लेने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। बोर्ड के सदस्य को एफपीओ के लिए आवश्यक समय देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें कम से कम 2 साल के लिए एफपीओ का सदस्य होना चाहिए और सदस्यता जारी रखने का पात्र होना चाहिए। चुनाव से पहले उन्हें कम से कम 2 आम सभाओं में भाग लेना चाहिए। उन पर एफपीओ का कोई बकाया नहीं होना चाहिए। बोर्ड के सदस्य के तौर पर सदस्यता जारी रखने के मानदंडों पर खरे उतरते हों। गायत्री जी, केवल इन मानदंडों को पूरा करना पर्याप्त नहीं है। बोर्ड के सदस्यों में कुछ और गुण भी होने चाहिए, जैसे कि नेतृत्व क्षमता, किसी खास पेशे, क्षेत्र या समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हों, संबंधित कृषि व्यापार में महारत हासिल हो, ईमानदारी और विवादों से परे हो, छोटे सीमांत और महिला किसानों को लेकर सजग हों। बहुत अच्छा। अब बताइए, आपने अपने बोर्ड के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया? गायत्री जी, हम उम्मीदवार का चुनाव सदस्यों से हाथ उठवाकर करते हैं। हम हाथ उठवाकर चुनाव कर सकते हैं। हालांकि ये तरीका बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपस में मनमुटाव बढ़ सकता है। गायत्री जी, क्या आप हमें चुनाव का सही तरीका सुझा सकती हैं? जरूर श्याम। बोर्ड के सदस्यों के लिए एफपीओ के हित सबसे ऊपर होते हैं। बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के लिए एफपीओ के कार्यक्षेत्र को 3 उप क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए। वरिष्ठ पुराने सदस्य जो भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हें चुनाव अधिकारी के तौर पर नियुक्त करना चाहिए। हर एक चुनाव क्षेत्र से काबिल सदस्य एक साथ बैठेंगे और हर एक को एक नंबर दिया जाएगा। एफपीओ के सभी सदस्य अपनी पसंद के व्यक्ति का नंबर एक पर्ची पर लिखकर चुनाव अधिकारियों द्वारा दिए गए बॉक्स में डाल देंगे। चुनाव अधिकारी इन वोटों की गिनती करेंगे। जिस व्यक्ति को 50% से अधिक वोट मिलेंगे, उसका बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन घोषित हो जाएगा। जब तक रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक बोर्ड के सदस्यों की संख्या का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक तीसरे चरण से 6वें चरण तक की प्रक्रियाएं दोहराई जानी चाहिए। प्रत्येक उपक्षेत्र से 4 बोर्ड सदस्य हो सकते हैं। हालांकि यह एफपीओ में कुल बोर्ड के सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित करना होता है।
निर्वाचित हुए सदस्यों को शपथ दिलवाई जानी चाहिए। गायत्री जी, चुनाव का यह एक अच्छा तरीका है। हमें चुनाव का यही तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि ये पारदर्शी और खुला तरीका है। हम अपने बोर्ड की अगली बैठक में इस पर चर्चा करेंगे, नियम बनाएंगे और अगले साल जनरल बॉडी की वार्षिक बैठक में इसकी मंजूरी लेंगे। सही सुझाव है श्याम जी। इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप बोर्ड और जनरल बॉडी की बैठक बेहतर कामकाज सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। हमें अपने एफपीओ में इसका पालन करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया नज़मा। चलो इस पर चर्चा करते हैं। अब आप लोग बताइए कि आपके एफपीओ में बोर्ड की मीटिंग को लेकर किस प्रकार के नियम बनाए हैं। गायत्री जी, कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक हर 3 महीने में एक बार बोर्ड की बैठक जरूरी है। हालांकि एफपीओ के बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है कि हर महीने एक तय तारीख और समय पर एक बार बैठक हो, जिसमें नियम के मुताबिक निश्चित कोरम से ज्यादा सदस्यों की मौजूदगी होनी चाहिए। मीटिंग के 7 दिन पहले लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही बैठक में चर्चा के लिए रखे गए विषयों का एक एजेंडा बनाकर उसको नोटिस के साथ उपलब्ध कराना चाहिए। गायत्री जी, क्या आप साधारण सभा या जनरल बॉडी की वार्षिक बैठक को आयोजित करने के कुछ नियम बता सकती हैं? जी बिल्कुल। साल में कम से कम एक बार जनरल बॉडी की मीटिंग या जिसे हम एजीएम कहते हैं, आयोजित करना जरूरी है। इसके लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है, जैसे कि वित्तीय वर्ष के खत्म होने से 6 महीने पहले सदस्यों की सुविधा के मुताबिक सालाना बैठक की तारीख तय करें। एफपीओ के नियमों के मुताबिक मीटिंग में हिस्सा लेने के योग्य और अयोग्य सदस्यों के नाम की लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगाई जानी चाहिए और सदस्यों को बैठक की तारीख से पहले सूचित किया जाना चाहिए। एजेंडा के साथ लिखित में एक नोटिस 14 दिन पहले सदस्यों को दिया जाना चाहिए। ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण के साथ सालाना रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए और हर एक सदस्य को उसकी प्रतियां वितरित की जानी चाहिए। कोरम तभी पूरा माना जाएगा जब एफपीओ के कुल सदस्यों की संख्या का 1/4 भाग बैठक में हिस्सा ले रहा है। एजीएम के अलावा किसी जरूरी मामले पर फैसला लेने के लिए बोर्ड द्वारा सदस्यों की बैठक आयोजित की जा सकती है। साधारण सभा की इस तरह की बैठक को हम असाधारण बैठक या एजीएम कहते हैं। गायत्री जी, हमने जाना कि बोर्ड और साधारण सभा की नियमित बैठक आयोजित करवाना बोर्ड की अहम जिम्मेदारी है। इनके अलावा हमारी और भी कोई जिम्मेदारियां हैं? श्याम, एफपीओ के कामकाज का बेहतर तरीके से संचालन करने के लिए बोर्ड को सुशासन की कई प्रक्रियाओं को स्थापित करना होता है, जैसे कि वैधानिक अनुपालन के अंतर्गत एफपीओ को ये सुनिश्चित करना होता है कि एफपीओ और रजिस्ट्रेशन एक्ट और अन्य कानून जिनके तहत व्यवसाय के लिए लाइसेंस और परमिट लिए गए हैं, उन सभी नियम कानूनों का समय पर पालन हो। बोर्ड का ध्यान हमेशा एफपीओ के मिशन, रणनीतियों, सदस्यों के हित और विभिन्न गतिविधियों के निरंतर संचालन पर रहे। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होता है कि एफपीओ के निर्णय प्रक्रिया में बोर्ड की सक्रिय भागीदारी रहे और निर्णय समय पर लिए जाएं। बोर्ड की जिम्मेदारी है कि जनरल बॉडी और बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से हों। बैठकों में सबकी भागीदारी रहे और उनमें लिए गए निर्णयों को लागू किया जाए। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफपीओ की व्यवस्थाएं मजबूत बने, सदस्यों के हित में नीतियां बने, पारदर्शी तरीके से रिपोर्टिंग हो, हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित हो, नियमित रूप से ऑडिट हो और ऑडिटर की सिफारिशों को लागू किया जाए। तो ये एफपीओ के कामकाज के कुछ अच्छे तौर तरीके हैं जिन्हें आगे बढ़ाने में बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब अपनी चर्चा का समापन करने से पहले आइए एक बार फिर से उन बातों को संक्षेप में दोहराते हैं जिन पर हमने इस सत्र में चर्चा की है। हमने जाना कि बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल उपनियमों में किए गए प्रावधानों के मुताबिक होना चाहिए और यह कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो बोर्ड के सदस्य बनते हैं उन्हें कुछ निर्धारित योग्यताएं पूरी करना चाहिए और उनके अंदर एफपीओ को नेतृत्व देने के गुण होने चाहिए। बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो साल में कम से कम एक बार जनरल बॉडी और हर महीने बोर्ड की एक बैठक का आयोजन जरूर करवाएं। एक्ट के मुताबिक एफपीओ को सुचारू तौर पर चलाने के लिए सिस्टम और नीतियां बनाने की जरूरत होती है। उसके लिए कई कानूनी नियम कायदों का पालन करना बेहद जरूरी है। वाह, बोर्ड के सदस्य के रूप में आप सभी अपने एफपीओ में सुशासन स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं। एफपीओ को बेहतर तरीके से चलाने को लेकर हमें जानकारी देने के लिए गायत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चैतन्य एफपीओ की ओर से हम आपके आभारी हैं।